आज हम लोग भाषा के बहुभाषिक परिदृश्य का अध्ययन करेंगे। भाषा का बहुभाषिक परिदृश्य को हम सुलभ रूप से जब जानेंगे तो बहुभाषिक परिदृश्य का प्रभाव हम उस विषय वस्तु को समझने में लगाते हैं जिस विषय वस्तु को हम पहले से जानते हैं, पहले से समझते हैं। और कुछ ऐसे भी चीज़ है जिसको हम जानते और समझते हुए भी उसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकते। तो भाषाई विविधता तथा बहुभाषिता का आयाम हमारे अंदर उन विषमताओं को एक रूपता के रूप में स्पष्ट करता है। तो भाषा के बहुभाषिक परिदृश्य को हम लोग नोट करें। भाषा का बहुभाषिक परिदृश्य को एक सरल रूप में हम जान सकते हैं कि हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश में जो सब कुछ एक विशाल देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ की जलवायु, यहाँ का भूगोल, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की वनस्पति, यहाँ की जल संबंधी अनेक विविधताएं मिलती है। इसी प्रकार यहाँ भाषाई विविधता की जब परिकल्पना करें तो यहाँ लगभग भाषाई विविधता पूरे विश्व में लगभग 6000 प्लस है और केवल भारत में 1500 से अधिक भाषाएं बोली जाती रही है। अस्तित्व में कुछ भाषाओं को बचाया गया है अस्तित्व में रखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कुछ भाषा ऐसा है जो लुप्त हो रहे हैं। तो उस भाषा को संरक्षण करने के लिए विभिन्न उपाय, विभिन्न उद्योग किए जा रहे हैं। हम बहुभाषिक परिदृश्य के बारे में यह जानते हैं कि भारत में भाषाई विविधता के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, या यूँ भी कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रादेशिक भाषाई स्थिति थी उसके आधार पर उन प्रदेशों को भारतीय स्वतंत्रता के बाद भाषागत स्थिति का स्वरूप देकर उन्हें अलग किया गया और उनके भाषा को उनके साथ जोड़ा गया। भाषाई विविधता को हम देखते हैं तो हम अपने देश में जितनी भी भाषाओं को जानते और समझते हैं उससे भी अधिक भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती है। हमारे यहाँ अब तक 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है। हो सकता है निकट भविष्य में कुछ और भाषाओं की संख्या बढ़े, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान में 22 भाषाओं को वह जगह मिल चुका है जो भाषाएं पहले से हमारे देश में विद्यमान थी। और भी बहुत सी भाषाएं हैं जिसको अभी तक जगह नहीं मिली है, लेकिन निकट भविष्य में मिलने वाली है। यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो हम यह जान सकते हैं कि हमारे देश में भाषाई विविधता को जब स्पष्ट रूप से समझेंगे और जानेंगे तो हमें यह पूर्वानुमान हो जाता है कि हम बहुभाषिकता को किस तरीका से समझ और बोल सकते हैं। क्योंकि जब तक हम बहुभाषिकता को स्पष्ट नहीं करेंगे तो हम यह जान नहीं सकते हैं कि भाषा की बहुभाषिक परिदृश्य है क्या और भाषा का बहुभाषिक परिदृश्य हम समझ कैसे सकते हैं। हम आर्यों के समय से
पहले से भाषाओं का समायोजन करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तत्काल में जो भाषाएं बोली जाती है वह भाषा प्रथम आर्य भाषा के रूप में भी पहले विद्यमान थी। आर्य भाषा में सबसे पहला भाषा संस्कृत था। उसके बाद अनेक भाषाएं हुई, पहाड़ी, पंजाबी, सिंधी, हिंदी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, लंगदा, लहंगा, लहदा, बंगला, गुजराती, मराठी, असमिया, राजस्थानी, उड़िया, सिंधी। यह भाषाओं का क्षेत्र हिमालय से महाराष्ट्र तक, पाकिस्तान के संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत तक फैला हुआ है। अब विभिन्न विद्वानों का जो कुछ समावेश था, उस समीकरणिक व्यवस्था का आधार यह स्पष्ट होता है कि हम जिस भाषा को बोल रहे हैं, जिस भाषा को समझ रहे हैं, जिस भाषा को किसी को समझा रहे हैं, वह भाषा हमारे बातों को, हमारे समझ विचारों को वह अपने आधार से समझा सकता है। हम जब बहुभाषिकता को समझते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं तो हम बहुभाषिकता का एक समावेश लगभग सभी प्रांतों के भाषाओं का आकलन करके और उसे एक जगह मिलाकर बताने की कोशिश करते हैं। भारत के लगभग सभी प्रांतों में एक या अधिक भाषाएं जो उपभाषाओं के रूप में सम्मिलित थी, वह भाषाएं अत्यंत व्यवस्थित है। जो भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या भी पर्याप्त लोगों को स्पष्ट सुनना, कहना, यह सब व्यवहारगत दृष्टिकोण से समस्यात्मक तथा सम्मान परक स्थिति को क्या करता है, बढ़ाता है। हमने बहुभाषिकता को बहुत नैतिक से जानकर समझने की कोशिश की कि यह भाषा, यह विविधता हमारे, आप हमारी बात को समझ रहे हैं तो इसको नोट करेंगे कि देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं और उन भाषाओं को उस राज्य में प्रधानता दी गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351A, 344, 345, 346 ऐसे करके 47, 48, 49, 50 का A, B और 51 का A और 51 का B, यानी भाषा का प्रावधान जब संविधान में स्थापित किया गया तो क्षेत्रीय भाषाओं को, जो प्रांतीय भाषा के रूप में जाने जाते हैं, उन भाषाओं को राज्य का स्तर मानकर और उसके स्तरीय भाषा का प्रामाणिक दृष्टिकोण समझाते हुए यह दिया गया कि इस राज्य में, इस प्रांत में इस भाषा को बोला जाता है। तो बहुभाषिकता का सीधा महत्व है कि हमारे देश के विभिन्न प्रांतों की भाषाओं का समायोजन
उस जगह पर, उन स्थान पर उनके दृष्टिगत उत्थान, उनके कार्यों की प्रणाली को समुचित रूप से दर्शाते हुए उन भाषाओं की स्थिति उत्पन्न कराती है। बहुभाषिकता को हम दूसरे रूप से भी समझ सकते हैं। तो बहुभाषिकता को दूसरे रूप से समझने के लिए हम एक ढंग से यह भी कर सकते हैं कि बहुभाषिकता है क्या। लोग कहता है कि एक यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो अनेक भाषा को बहुभाषिकता कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, वही होता ही है। दो या दो से अधिक भाषा बहुवचन होते हैं। यहाँ तो अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल मतलब एक से दूसर का भाषा जो है वो भी भाषा है। हमने आपको त्रिभाषा सूत्र के बारे में भी बताया था, लेकिन थोड़ी बहुत हम आपको जान लें। जब 1982 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुमोदन को जब लागू किया गया, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषाई व्यवस्था को त्रिभाषा सूत्र में विभक्त किया गया। वह त्रिभाषा सूत्र भी बहुभाषिकता को स्पष्ट करता है। कोठारी आयोग ने 66-66 में 1966 यानी कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग ने भी त्रिभाषा सूत्र को पहले से यह स्पष्ट किया कि कोई भी राज्य हो, कोई भी प्रदेश हो, उन प्रदेश और उन राज्यों में त्रिभाषा सूत्र होना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र क्या है भाई? इसको तो आप लोग जानोगे। इसको जानोगे तो जानने के लिए आपको बहुभाषिकता देखना ही होगा। अनेक भाषा तो कम से कम 3 भाषा पढ़ना है। ऑल ओवर इंडियन को 3 भाषा। अभी आपको 2019 में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अनुशंसा हुआ जिसमें त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया। अब उस त्रिभाषा सूत्र को जब लागू किया गया, वह त्रिभाषा सूत्र है क्या? वह बहुभाषिकता को व्यवहार युक्त, प्रभाव युक्त बनाता है त्रिभाषा सूत्र। हम बहुभाषिकता का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ भाषा के बहुभाषिक परिदृश्य जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि हम जिस भाषा को जान रहे हैं, इस भाषा को समझ रहे हैं, उस भाषा को हम अच्छी तरह किसी को समझा सकते हैं। लेकिन हम गांव में कुछ और भाषा बोलते हैं। हमारे विद्यालय में हमारे लेखन क्षमता, हमारी जो कार्यालयीय भाषा है वो कुछ और है, और विदेशी भाषा कुछ और है। तो जब आप बच्चों को पढ़ाने जाते हो, छोटे बच्चों को, जब बहुभाषिक परिदृश्य का जो प्रभाव हम आपको बताते हैं, तो यहाँ तो बहुभाषिकता का सीधा तात्पर्य हो गया कि विभिन्न प्रांतों की भाषा। लेकिन हम यहाँ सीधा कहते हैं कि एक बच्चों में बहुभाषिक परिदृश्य कैसे हम उसको समझाएंगे। तो छोटे बच्चे में जब बहुभाषिकता का प्रभाव देखा जाता है, तो आप सीधा समझते हैं कि एक उसके घर की भाषा होती है, दूसरा उसकी प्रादेशिक भाषा होती है, जो उसके राज्य की भाषा होती है। राष्ट्र की भाषा कौन है? हिंदी भाषा है। और तीसरा होता है विदेशी भाषा, जिसको अंग्रेजी के रूप में हम लाते हैं। लेकिन एक बात आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ लो कि वहाँ वह बच्चा अगर कोई दूसरा भाषा बोलता है और उसे हिंदी पढ़ना अनिवार्य है,
अब जैसे कोई जो हम लोग के यहाँ भोजपुरी भाषा लोग बोलते हैं, बिहार में बज्जिका भाषा बोलते हैं, मैथिली भाषा बोलते हैं। लेकिन जब उसको त्रिभाषा सूत्र बच्चों को पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले हम क ख ग पढ़ाते हैं हिंदी भाषा, उसी से उसको संस्कृत निकाल दिए, फिर उससे हम अंग्रेजी निकाल दिए। तो यह समझ लो कि वह पहले से बज्जिका और भोजपुरी जान रहा है, और उसके अलावा उसको 3 भाषा और सिखा रहे हैं। तो 3 2 5। तो आप लोग यह समझ लीजिए कि हम लोग के बिहार में सामान्य रूप से जो भाषाएं पढ़ाई जाती है उस भाषाओं में हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा मुख्य रूप से होता है। संस्कृत भाषा तो अब धीरे धीरे लगता है कि अस्तित्व में न रहेगा, कि वो पूजा पाठ की भाषा बनकर रह जाएगी। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड तो अभी तो अनिवार्य कर रखा है कि नहीं संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने संस्कृत को अनिवार्य अब नहीं माना है। अब संस्कृत को जब अनिवार्य नहीं माना है तो केंद्रीय विद्यालय के बहुत से बच्चे संस्कृत नहीं भी पढ़ते हैं। हमने देखा है, आज हम संस्कृत नहीं लिए हुए। चलिए अच्छी बात है, जो जैसे पढ़े, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक, हमारी जो प्राकृतिक भाषा है उसका संस्कृत, जो उसके बारे में हम लोगों ने पहले से पढ़ा है, कम से कम बच्चों को मैट्रिक तक का जो स्तर संस्कृत था उसको रहने देना चाहिए था। लेकिन यह विडंबना है, हम क्या कर सकते हैं। वो शिक्षा आयोग, शिक्षा नीति एवं विभिन्न प्रबुद्ध लोग ही उसको समझा सकते हैं, कर सकते हैं। हम जब भाषा की बहुभाषिक परिदृश्य अपने अंदर, अपनी उत्कंठा के बारे में जब हम दूसरे से शेयर करते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि हम बहुभाषिकता के शिकार होकर अपनी भाषाओं को भूलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ चाइनीज, हमारे यहाँ जर्मन, हमारे यहाँ फ्रेंच, हमारे यहाँ अंग्रेजी इत्यादि बहुत सी भाषाओं को अभी आपके देश में पढ़ाया जा रहा है। और आपके देश में जो भाषा पढ़ाया जा रहा है वह बहुत अच्छी बात है, वह हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन इतना आप समझ लो कि हम जिस भाषा को समझ रहे हैं, जिस भाषा को जान रहे हैं, जिस भाषा को पढ़ रहे हैं, वह भाषा हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आप लोग आज समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ बहुभाषिक परिदृश्य विभिन्न मतांतरों के अनुसार होता है। यहाँ तो राज्य के अनेक प्रादेशिक भाषाओं को बहुभाषिक परिदृश्य का रूप लिया गया। यहाँ बहुभाषिक कक्ष का जब बात आता है तो एक कक्ष में बहुत से भाषा को पढ़ाया जाता है। जैसे बीएड के बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो उसमें बहुभाषी कक्ष है, यानी बहुभाषी कक्ष मतलब है बहुत से भाषाओं को कक्ष में पढ़ाया जाना। इसका भी 2 है। एक विद्यालय में बहुत सी भाषाओं को पढ़ाया जाना, एक विद्यालय में बहुत सी विषयों की पढ़ाई होती है, और एक कक्षा में बहुत से विषयों के विद्यार्थी पढ़ते हैं। एक कक्षा में जो बहुत से विषयों के विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उस कक्षा में उन सभी विषयों की पढ़ाई होती है जो त्रिभाषा सूत्र मैंने आपको बताया है। हमारे देश में यह त्रिभाषा सूत्र लागू है, जिसको बहुभाषिकता का परिदृश्य के बारे में भी हम जानते हैं। आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं
तो पूछ सकते हैं। और बहुभाषिक भाषा के बहुभाषिक परिदृश्य के बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। धन्यवाद।